जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंट जीके में। साथियों, आज हम लोग 7 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और ये जो भी एनालिसिस होगी MCQ फॉर्मेट में होगी। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले MCQ की ओर। तो पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल अनवील्ड अंडर प्रोजेक्ट भीष्म इन गुरुग्राम हरियाणा। तो गुरुग्राम हरियाणा में प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर जो पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल खोला गया है, आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3-4 डायमेंशंस आराम से हैं, तो बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, पहले तो आपको ये देखना है पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या है, किस प्रोजेक्ट के अंदर बना है और कहाँ पे अनवील हुआ है। तो ये 3 डायमेंशंस हैं, हम लोग इन तीनों डायमेंशंस को देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका क्वेश्चंस का ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आंसर देखेंगे और फिर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो साथियों आपके लिए पहला ऑप्शन है हेल्थ एड स्टेशन, सेकेंड ऑप्शन है इमरजेंसी रिलीफ क्यूब, थर्ड ऑप्शन है आरोग्य मैत्री एड क्यूब और लास्ट ऑप्शन है मोबाइल मेडिकल यूनिट। तो इन चारों में से वो जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर जो गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है, उसका नाम आपको बताना था और आपके सामने ये ऑप्शंस थे और इसका सही आंसर है साथियों आरोग्य मैत्री एड क्यूब। ठीक है, आरोग्य मैत्री एड क्यूब जो है पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है दुनिया का, वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है, जो कि कहाँ पे खोला गया है, गुरुग्राम में खोला गया है। किस प्रोजेक्ट के अंदर बना है ये, तो प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर ये बना है। ठीक है, प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। ठीक है, तो प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर क्या खोला गया है, आरोग्य मैत्री एड क्यूब, जो कि पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल होगा। ठीक है, पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है, तो याद रखना है आपको, ट्रिक से याद रखें कहाँ खोला गया है, तो ग्राम में खोला गया है। ग्राम मतलब गांव में खोला गया है। या तो आप गुड़गांव याद रखिएगा या गुरुग्राम याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहला पोर्टेबल जो हॉस्पिटल खोला गया है वो गाँव में खोला गया है। ठीक, गाँव में या ग्राम में खोला गया है, तो गाँव से याद रखें गुड़गांव, जो गुरुग्राम से पहले नाम था, या ग्राम याद रखिएगा या गुरुग्राम। ठीक है साथियों, और इसका नाम क्या है, तो नाम है साथियों आरोग्य मैत्री एड क्यूब। ठीक है, आरोग्य मैत्री एड क्यूब। और ये किस प्रोजेक्ट के अंदर खोला गया है, तो ये प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर खोला गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर ये चीज़ हुई है, जो कि पोर्टेबल हॉस्पिटल एक डेवलप किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है 3 चीज़ें, प्रोजेक्ट भीष्म, गुरुग्राम और आरोग्य मेडिकल एड क्यूब, आरोग्य मैत्री एड क्यूब। ठीक है, तो कहाँ पे खोला गया है आरोग्य मैत्री एड क्यूब पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, तो गांव में या ग्राम में, मतलब गुरुग्राम में या गुड़गांव में हरियाणा में। ठीक है, अंडर प्रोजेक्ट भीष्म। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज यूज टू मेजर द डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट्स वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। तो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में कौन सा एक मेजर है या कौन सी एक कैटेगरी है जो कि इनमें से नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, अभी आपने देख लिया होगा कि वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया की रैंक 49 है, पर आपको थोड़ा और डीपली डेल्व करना है इसमें और देखना है कि क्या कैटेगरीज हैं, किन कैटेगरीज के बेसिस पे जो है रैंक डिसाइड होती है। तो आपको बताना है कौन सी इनमें से एक कैटेगरी नहीं है, किस चीज़ के लिए, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग के लिए। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नॉलेज, सेकेंड ऑप्शन है टेक्नोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है फ्यूचर रेडीनेस और फोर्थ ऑप्शन है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो इन चारों में से कौन सी वो कैटेगरी नहीं है जो डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी नहीं है। ठीक है साथियों, तो साथियों इसका सही आंसर है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है एक कैटेगरी है जो कि नहीं यूज़ की जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ बातें देख लेते हैं। तो इंडिया की रैंक जो है 49th है, किसमें, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में। ठीक है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में कितनी रैंक है इंडिया की, तो 49th रैंक है। ठीक है, 49th रैंक है। पिछले साल कितनी रैंकिंग थी, तो 44th रैंक थी। ठीक है, इस बार डिक्लाइन हुई है, 49th हो गई है। ठीक है, 49th हो गई है। अब इसमें कौन सी कैटेगरीज होती हैं, तो 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं जिनके अंदर ये जो है डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग को मेजर किया जाता है। कौन कौन सी, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडीनेस। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं, नॉलेज,
फ्यूचर टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडीनेस, ठीक है। ऑब्वियसली नॉलेज होगी, आपको डिजिटल नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, है ना, और फिर आपके पास ये जो नॉलेज है और टेक्नोलॉजी है ये फ्यूचर रेडीनेस के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो फ्यूचर रेडीनेस हो ऐसी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐसी नॉलेज चाहिए, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का इसमें कोई रोल नहीं है। तो याद रखिएगा KFT, ठीक है, KFT, ठीक है, KFT, ठीक है, KFT, K से नॉलेज, F से फ्यूचर रेडीनेस और T से टेक्नोलॉजी। तो KFT याद रखिएगा, ठीक है, KFC नहीं, KFT, ठीक है। तो डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में जो कैटेगरीज इंक्लूड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो KFT होती हैं, ठीक है, KFT, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडीनेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने रैंक देख लिया इंडिया की रैंक इस बार कितनी है, 49th है। लास्ट टाइम कितनी थी, 44th थी, ठीक है। और इस रिपोर्ट को निकालता कौन है, तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, ठीक है, डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग याद रखिएगा। डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग किससे मेजर होती है, किन कैटेगरीज में मेजर होती है, तो KFT, ठीक है, KFT, नॉलेज, फ्यूचर रेडीनेस और टेक्नोलॉजी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। रैंक कितनी है इंडिया की, रैंक है 49th, लास्ट टाइम कितनी थी, 44th, ठीक है। कौन निकालता है इसको, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है साथियों। पहली रैंक है ऑब्वियसली USA की होनी चाहिए, ठीक है, USA की पहली रैंक है, आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे जनरली यही पूछा जाता है कि इंडिया की रैंक क्या है, या तो प्रीवियस रैंक पूछ लेते हैं या तो इस साल की रैंक पूछ लेते हैं, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाउ मच लोन हैज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड फॉर उत्तराखंड क्लाइमेट रिजिलियंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन December 4, 2023, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखंड को कितना लोन प्रोवाइड किया है फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। क्लाइमेट रिजिलियंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट के लिए उत्तराखंड को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन प्रोवाइड किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है $100 मिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $150 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है $200 मिलियन और लास्ट ऑप्शन है $250 मिलियन। तो आपको इन चारों में बताना है कि उत्तराखंड को कितना लोन मिला है क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलप करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है साथियों। तो साथियों इसका सही आंसर है $200 मिलियन, ठीक है। $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किसके पे, तो उत्तराखंड के क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे साथियों हम लोग, अदब से, ठीक है, अदब से उत्तर देंगे, ठीक है, अदब से उत्तर देंगे तो क्या रहेगा, तो क्लाइमेट सही रहेगा, ठीक है, वातावरण सही रहेगा। अगर आप अदब से उत्तर देंगे किसी को तो क्लाइमेट अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे थोड़ा सा रूड होके या थोड़ा सा अच्छी तरीके से नहीं देंगे तो सामने वाला आपसे नाराज़ हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, या उसका जो है कंपोजर वो लूज़ कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अदब से उत्तर देंगे तो क्लाइमेट ठीक रहेगा, ठीक है, अदब से उत्तर देंगे तो क्लाइमेट ठीक रहेगा। यहाँ पे ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। अदब से क्या है, अदब से है ADB, ठीक है, अदब से क्या है ADB, ठीक है, अदब से क्या है ADB। उत्तर से क्या है, उत्तर प्रदेश नहीं है, याद रखिएगा उत्तराखंड की बात हो रही है, ठीक है, उत्तराखंड की बात हो रही है, ठीक है। और क्लाइमेट से क्या है, क्लाइमेट मतलब किस फील्ड में दिया गया है ये $200 मिलियन का लोन, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अब आपसे किसी भी डायमेंशन में पूछेगा तो आप तीनों डायमेंशन में आराम से बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बताएंगे, अगर आपसे पूछेगा कि किसको उत्तराखंड ने लोन दिया है क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम के लिए, उत्तराखंड ने किसको उत्तराखंड ने लोन दिया है क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा अदब से उत्तर देंगे तभी क्लाइमेट ठीक होगा, तो अदब से याद रखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो आप लगा देंगे टिक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है लोन दिया है। अगर आपसे ये पूछता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसको क्लाइमेट रेजिलिएंट के लिए लोन दिया है, तब आपको याद रहेगा कि अदब से जब उत्तर देंगे तभी क्लाइमेट अच्छा रहेगा, तो उत्तर से याद रखेंगे उत्तराखंड को लोन दिया है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि अदब से ADB ने
उत्तराखंड को किस सेक्टर में लोन दिया है, तो आपको याद रखना है कि तब भी आपको याद रहेगा आप इस ट्रिक के बाद कि अदब से अगर उत्तर देंगे तो क्या होगा, क्लाइमेट अच्छा रहेगा, तो क्लाइमेट रिजिलियंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये लोन मिला है। ठीक है, कितने का लोन मिला है, $200 मिलियन का लोन मिला है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, कोशिश है हमारी कि आपको ये भी याद कराएं। तो उत्तरा, एक तरफ उत्तरा, एक तरफ खंड। ठीक है, तो 100 मिलियन इनको, 100 मिलियन इनको, मिला के 200 मिलियन, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 100 मिलियन उत्तरा को और 100 मिलियन खंड को, तो $200 मिलियन इनको मिला है। ठीक है, एक बार फिर से ट्रिक देख लेते हैं। अदब से उत्तर देंगे तो क्लाइमेट अच्छा रहेगा। ठीक है, अदब से क्या है, अदब से है एडीबी, उत्तर से क्या है उत्तराखंड, और क्लाइमेट से क्या है क्लाइमेट रिजिलियंट पावर डेवलपमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसके लिए लोन मिला है किसको, उत्तराखंड को, कितना, उत्तरा को 100 मिलियन, खंड को $100 मिलियन, तो मिला के दोनों $200 मिलियन। किसने दिया है, अदम ने दिया है, अदम मतलब ईडीबी ने दिया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट इज नॉट लिस्टेड इन The Stockholm International Peace Research Institute report titled World's Top 100 Arms Producing Companies 2022। तो वर्ल्ड की टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज में कौन सी एक इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट लिस्टेड नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार तीन इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लिस्ट हुई हैं, पर आपको ये बताना है कौन उनमें से नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब हम लोग इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और लास्ट ऑप्शन है कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो इन चारों में से कौन सी वो इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं है जिसको सीपरी की वर्ल्ड्स टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज में इंक्लूड किया गया है, किसको नहीं इंक्लूड किया गया है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो सीपरी की एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड्स टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज। ठीक है, वर्ल्ड्स टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज, उसमें जो है 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इंक्लूड की गई थी। कौन कौन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, ये टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज में ये इंडियन पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स ही इंक्लूड की गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे याद रखेंगे साथियों, तो याद रखिएगा सीपरी की रिपोर्ट है। ठीक है, सीपरी की रिपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए SIP लिखा है, सिप 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 सिप। ठीक है, सिप मतलब होता है चुस्की। ठीक है, किसकी चुस्की लेते हैं हम लोग, चाय की। ठीक है, चाय की चुस्की सबसे ज़्यादा मज़ा देती है। ठीक है, सुबह सुबह एकदम मस्त कर, अभी तो ठंडी का मौसम है और अच्छी लगती है, सुबह सुबह बढ़िया एकदम चाय मिल जाए और न्यूज़पेपर मिल जाए, दिन बन जाता है एकदम ना। तो सिप किसकी अच्छी लगती है आपको, चाय की। ठीक है, तो सारे हिंदुस्तान को, सारे भारत को चाय की सिप बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा देती है। ठीक है, तो याद रखेंगे सिप किसको मज़ा देती है, हिंदुस्तान को भी देती है, भारत को भी देती है, क्या देती है, मज़ा देती है। ठीक है, मज़ा देती है। ठीक है, मज़ा देती है। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखेंगे आप लोग कि सिप जो है, चाय की सिप हिंदुस्तान को भी मज़ा देती है, भारत को भी मज़ा देती है, और मज़ा तो मज़ा ही है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान से क्या रिप्रेजेंट करेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत से क्या होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और मज़ा से क्या होगा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, तो याद रखेंगे जो टी है या चाय है या कॉफ़ी है, आप जो भी पीते हैं, जिसकी भी सिप लेते हैं, चुस्की लेते हैं, वो मज़ा देती है। ठीक है, मज़ा देती है। ठीक है, मज़ा देती है सुबह सुबह ठंडी में। ठीक है, ठीक है, मज़ा देती है किसको, भारत को भी और हिंदुस्तान को भी। ठीक है, भारत को भी और हिंदुस्तान को भी। तो भारत से याद रखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और हिंदुस्तान से याद रखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वॉज अवॉर्डेड द वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन बाय कतर फाउंडेशन। ठीक है, कतर फाउंडेशन ने किसको वाइस प्राइज के लिए अवार्ड दिया है एजुकेशन की फील्ड में, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, सेकंड ऑप्शन है सफीना हुसैन, थर्ड ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, और फोर्थ ऑप्शन है अमर्त्य सेन। तो इन चारों में से किसको वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन का अवार्ड मिला है कतर फाउंडेशन से। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है सफीना हुसैन को। ठीक है, सफीना हुसैन जो है पहली इंडियन वुमेन है जिनको ये वाइस प्राइज़ मिला है फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिनको वाइस प्राइज़ फॉर एजुकेशन का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे इसको, वाइस प्राइज़ किसको मिलेगा, ठीक है,
जिसके पास एजुकेशन होगी कि साफ रहना है, ठीक है। साफ से याद रखिएगा सफीना, ठीक है, साफ से याद रखिएगा सफीना, ठीक है। वाइस प्राइज किसको मिलेगा, जो जिसके पास एजुकेशन होगी कि साफ सुथरे से रहना है, ठीक है, साफ से रहना है, हाइजीन से रहना है, ठीक है। तो साफ से याद रखिएगा सफीना हुसैन, ठीक है। इनको किसके लिए अवार्ड मिला है, आपको हो सकता है पूछ लिया जाए कि किस फील्ड में मिला है, तो आप याद रखेंगे किस चीज़ की एजुकेशन है इनके पास, साफ रहने की, साफ सुथरा रखने की इनके पास एजुकेशन है, इसलिए इनको वाइस प्राइज मिला है, ठीक है। साथियों एक बार फिर से ये ट्रिक देख लेते हैं, वाइस प्राइज किसको मिलेगा, वाइस वो होगा जिसके पास एजुकेशन होगी। वाइज मतलब होता है ना बुद्धिमान या सेजेशियस, या मतलब जो भी बुद्धिमान होता है, जो भी प्रबुद्ध होता है, उसके लिए वाइज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन किसको मिला है, तो सफीना हुसैन को मिला है। तो कैसे याद रखेंगे, वाइस प्राइज उसी को मिलेगा जिसके पास एजुकेशन होगी कि साफ सुथरा रहना है, ठीक है। साफ से क्या याद रखेंगे, सफीना, ठीक है, सफीना हुसैन को वाइस प्राइज मिला है एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है। कतर फाउंडेशन देता है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। कतर फाउंडेशन ये अवार्ड जो है बेस्टो करता है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए अवेयरनेस एम्बेसडर, यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, आपको ये बताना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है जम्मू कश्मीर में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विराट कोहली, सेकेंड ऑप्शन है रोहित शर्मा, थर्ड ऑप्शन है सुरेश कुमार रैना, और फोर्थ ऑप्शन है शिखर धवन, ठीक है। इन चारों में से किसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है सुरेश कुमार रैना, ठीक है। सुरेश कुमार रैना जी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अवेयरनेस यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर, ठीक है, किसको किया है, सुरेश कुमार रैना को। सुरेश रैना जो हमारे भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं क्रिकेट टीम के, तो उनको अपॉइंट किया गया है अवेयरनेस एम्बेसडर, ठीक है, वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर के लिए। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में किसको किया गया है, सुरेश कुमार रैना को, ठीक है। ठीक है, सुरेश कुमार रैना को। तो कैसे याद रखेंगे, जैम हो जाता है कब, सब चीज़ें जैम हो जाती है ना जब रेन आती है, ठीक है, जब रेन आती है तब सब चीज़ें जैम हो जाती है, ठीक है। जब रेन आती है तो सब चीज़ें जैम हो जाती हैं, तो रेन से याद रखिएगा रैना और जैम से याद रखिएगा जम्मू, ठीक है। किसके लिए अपॉइंट किया गया है, तो यूथ वोटर अवेयरनेस के लिए ये किया गया है, ठीक है, यूथ वोटर अवेयरनेस के लिए एम्बेसडर के लिए ये काम किया गया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी, ये ट्रिक समझ में आई होगी। जब रेन होती है तो सब जाम हो जाता है, ठीक है, जब रेन होती है तो सब जाम हो जाता है, तो रेन से याद रखिएगा रहना, RAIN, देखिए रेन है ना, तो रेन से रहना याद रखिएगा, और जैम से याद रखिएगा जम्मू, ठीक है। तो रहना को जम्मू में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर अवेयरनेस के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर टर्म 23 to 25, ठीक है। तो यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में वाइस चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है, किसको इलेक्ट किया गया है 2023 और 2025 के टर्म के लिए, ठीक है। तो यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में वाइस चेयरपर्सन किस कंट्री को नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है या इलेक्ट किया गया है, चुना गया है टर्म कितने टर्म के लिए, 2023 से 2025 के लिए, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है इंडिया, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है चाइना और फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। इन चारों में से किसको यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इलेक्ट किया है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को इंडिया ने हराया है, ठीक है, सॉरी इंडिया को पाकिस्तान ने हराया है, ठीक है, यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान वाज इलेक्टेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द टर्म 23 to 25 फ्रॉम एशिया पैसिफिक ग्रुप, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप में जो है यूनेस्को के वाइस चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कौन शामिल किया गया है, तो पाकिस्तान किया गया है, ठीक है। पाकिस्तान को 38 वोट्स मिले थे और इंडिया को 18 वोट्स मिले थे, ठीक है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान को यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चयन किया गया है या नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है, चुना गया है, किसको हरा के, इंडिया को हरा के, ठीक है। इंडिया को 18 वोट्स मिले थे और पाकिस्तान को 38 वोट्स मिले थे, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने थीम बेस्ड, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इन 2023। तो थीम क्या है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की 2023 में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सेलिब्रेटिंग एविएशन अचीवमेंट्स, सेकंड ऑप्शन है इनोवेशंस इन एयर ट्रैवल, थर्ड ऑप्शन है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट और फोर्थ ऑप्शन है हिस्ट्री एंड प्रोग्रेस इन सिविल एविएशन, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, आपको बताना है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन की थीम क्या है 2023 की। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हम लोग 7 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस बार की थीम है सॉरी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ठीक है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ठीक है। एक दो बार देखेंगे आराम से याद हो जाएगा, नहीं याद होगा तो ये याद रखिएगा ग्लोबल एविएशन का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, ग्लोबल एविएशन का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो इस बार की थीम यही है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हेन वाज चाइनाज एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफिशियली लॉन्च्ड, ठीक है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट अभी हम देखेंगे बाद में, जब हम लोग ये क्वेश्चन के ऑप्शंस और आंसर देख लेंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्यों न्यूज़ में था, ठीक है। तो आपको अभी ये बताना है कि चाइना का जो एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो कब लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं पहला ऑप्शन है 2017, सेकेंड ऑप्शन है 2015, थर्ड ऑप्शन है 2013 और फोर्थ ऑप्शन है 2019। तो इन चारों में से कब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है 2013 में, ठीक है। अभी हाल ही में चाइना ने सेलिब्रेट किया था 10 साल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, ठीक है। तो याद रखिएगा चाइना का जो एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि इटली ने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, ठीक है। इटली ने क्या किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ किया है, तो इटली ने विड्रॉ किया है, ठीक है, इटली ने विड्रॉ किया है, ठीक है। तो और ये इटली ने ज्वाइन कब किया था, तो इटली ने 2019 में ज्वाइन किया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर जेसीपी कोंटे, ठीक है। जेसीपी कोंटे के जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के 2019 में, उनके समय में इटली ने क्या किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को किसने छोड़ा है, तो बेल्ट याद रखिएगा रोड है ना, बेल्ट एंड रोड में रोड है, तो रोड में जिसको ईटा नहीं देंगे वही छोड़ देगा, ठीक है, वही जो है लीव कर देगा ये वाला प्रोजेक्ट। ईटा से याद रखेंगे इटाली, ठीक है, ईटा से क्या याद रखेंगे, इटाली, ठीक है, IT है, देखिए ईटा दिख रहा है ना, ईटा मतलब पत्थर ना, ईटा पत्थर नहीं होगा तो रोड कैसे बनेगी, ठीक है। तो रोड कैसे बनेगी, जब तक ईटा नहीं हुआ, तो ईटा चला गया है, ठीक है, ईटा से याद रखेंगे इटली, ठीक है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसने छोड़ा है, ईटे ने छोड़ा है, ठीक है, ईटा से याद रखेंगे इटली, ठीक है। और कब ये लॉन्च हुआ था ये भी ध्यान दीजिएगा, तो 2013 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये क्या करना था, इसका एम क्या था, तो इट एम्ड एट एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज प्राइमरी
प्राइमरली इन एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मतलब कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा था ये। ठीक है, तो किसने छोड़ा है साथियों रोड? रोड किसने छोड़ी है? जिसके पास ईटा नहीं है। ठीक है, ईटा से क्या है? इटली। ठीक है, ईटा से इटली। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, What is the name of Google's latest and most advanced AI model announced on December 6 to compete with OpenAI's GPT-4 and Meta's Llama 2? ठीक है, मेटा के लामा 2 और ओपन AI GPT-4 से compete करने के लिए गूगल का लेटेस्ट एडवांस्ड AI मॉडल का नाम क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अपोलो, सेकेंड ऑप्शन है जेमिनाई, थर्ड ऑप्शन है मर्क्यूरी और फोर्थ ऑप्शन है ओरियन। ठीक है, इन चारों में से कौन सा जो है, कौन सा AI एडवांस मॉडल गूगल का है जो कि लेटेस्ट है और जिसको कि कंपटीशन में निकाला गया है ओपन AI के GPT-4 से और मेटा के लामा 2 से। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर है जेमिनाई। ठीक है, जेमिनाई जो है गूगल का सबसे एडवांस AI मॉडल है। ठीक है, सबसे एडवांस AI मॉडल है गूगल का। ठीक है, तो याद रखिएगा, जी से गूगल और जी से ही जेमिनी। ठीक है, वैसे तो GPT-4 भी है पर जी से ही है, पर याद रखिएगा GPT जो है वो ओपन AI है। ठीक है, ओपन AI का है GPT और मेटा का है लामा। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। हो सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ ले कि किसका किसका कौन सा मॉडल AI मॉडल किस किस कंपनी का है। ठीक है, कौन सा AI मॉडल किस किस कंपनी का है। ठीक है, तो आपको तीन तरफ दे दिया जाएगा कंपनी का नाम, तीन तरफ दे दिया, इस तरफ दे दिया जाएगा मॉडल का नाम। तो आपसे पूछेगा कौन सही है या कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा गूगल का क्या है, गूगल का है जेमिनाई, ओपन AI का क्या है GPT। ठीक है, चैट GPT आप जानते होंगे, और मेटा का क्या है, मेटा का है लामा। ठीक है, मेटा का क्या है, लामा। ठीक है, याद रखिएगा ओपन AI का किसका है, GPT-4 है ओपन AI में, मेटा में क्या है, लामा 2 है, गूगल क्या है, क्या है, जेमिनाई। ठीक है, गूगल का क्या है, जेमिनाई। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, भारतमाला परियोजना फेज 1 से रिलेटेड। तो आपको बताना है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर भारतमाला परियोजना फेज 1 एज ऑफ अक्टूबर 31, 2023 अकॉर्डिंग टू यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी साहब के अनुसार भारतमाला परियोजना फेज 1 में कितना खर्चा आया है, कितना एक्सपेंडिचर आया है फेज 1 में भारतमाला परियोजना की, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ₹2.50 लाख करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 5.20 लाख करोड़, थर्ड ऑप्शन है 3.75 लाख करोड़ और फोर्थ ऑप्शन है 4.10 लाख करोड़। ठीक है, तो साथियों इसमें सही आंसर है लास्ट ऑप्शन 4.10 लाख करोड़ जो है टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया गया है भारतमाला परियोजना फेज 1 में। ठीक है, अब हम लोग भारतमाला के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो पहले तो यही देख लेते हैं कि भारतमाला परियोजना फेज 1 में जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया गया है वो 4.10 ट्रिलियन है। ठीक है, लगभग 4 ट्रिलियन या 4 लाख करोड़ रुपए जो है इनकर किया गया है। ठीक है, भारतमाला परियोजना क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि भारत जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, ये भारत जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, ये भारत जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, इसको कैसे जोड़ेंगे, इसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनेंगे, इंटर कॉरिडोर्स बनेंगे, फीडर रूट्स बनेंगे, नेशनल कॉरिडोर्स बनेंगे, ये सब चीज़ें बनेंगी। ठीक है, पोर्ट कनेक्टिविटी होगी, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। और यहाँ पे ये कब शुरू हुआ था, तो भारतमाला जो है पहला फेज़ इसका 2017 में शुरू हुआ था और 2022 में ख़त्म हुआ है। ठीक है, जिसमें 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बने हैं। ठीक है, इन 5 सालों में 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बने हैं अंडर फेज़ 1 ऑफ भारतमाला परियोजना। ठीक है, तो आपको बहुत चीज़ें याद रखनी है, इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है ये देखना है, तो 4 लाख करोड़ रुपए लगभग। ठीक है, $4 ट्रिलियन। ठीक है, सॉरी 4 ट्रिलियन। ठीक है, ये फेज़ कब लॉन्च हुआ था, तो 2017 में लॉन्च हुआ था। कब तक का है ये, 2022 तक का है ये। ठीक है, इसके अंदर कितने किलोमीटर नेशनल हाईवेज बन चुके हैं, तो 34,800 किलोमीटर, 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे जो है कंप्लीट हो चुके हैं अंडर फेज़ 1 ऑफ भारतमाला परियोजना। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे फिर से बहुत ध्यान से चीज़ें देखिएगा। 4 लाख करोड़ रुपए जो है लागत आई है भारतमाला परियोजना फेज़ 1 के अंदर। कब शुरू हुआ था, 2017 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2017 में शुरू हुआ था, 5 साल का पहला फेज़ था ये, 2022 तक का। ठीक है, 2022 तक का। कितने किलोमीटर नेशनल हाईवेज बन चुके हैं, तो 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बन चुके हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इसमें। अब हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं भारतमाला परियोजना के ही बारे में।
तो हम लोग ने अभी पीछे देखा कि भारतमाला जो परियोजना है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है, रोड ट्रैफिक को इम्प्रूव करेगी और ट्रेड बढ़ाएगी रोड ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर रोड अच्छी होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, रोड ट्रैफिक कम होगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं, ये एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा नेशनल कॉरिडोर्स में, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स, ठीक है, इन सब में होगा। बॉर्डर रोड्स अच्छी बनेंगी, ठीक है, जो बॉर्डर रोड से कहाँ पे, म्यांमार से, बांग्लादेश और भूटान और नेपाल से, उनकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं 26,200 किलोमीटर के, जो कि बनाए जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के ये जो डायमेंशन है ध्यान दीजिएगा, 26,200 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया जाए है फॉर हैवी फ्रेट ट्रैफिक, ठीक है। हैवी फ्रेट ट्रैफिक के लिए इतना इतना किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर आइडेंटिफाई किया गया है। फीडर कॉरिडोर्स बनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी, फीडर कॉरिडोर्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर रोड्स, ठीक है, नेशनल कॉरिडोर जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये सब काम इनमें होगा भारतमाला परियोजना में। और हम लोग ने पीछे देखा कि कितनी लागत आई है, 4 लाख करोड़ लागत आई है, 4 ट्रिलियन। और कब शुरू हुआ था, 2017 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने स्टैटिक बात भी कर ली और यहाँ पे हम लोग ने कंटेम्प्रेरी बात भी कर ली, ठीक है साथियों। तो हम लोग की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो गई, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2023। तो टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2023 कौन हुआ है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है अडेल, सेकंड ऑप्शन है बियॉन्से, थर्ड ऑप्शन है टेलर स्विफ्ट और फोर्थ ऑप्शन है एड शीरन, ठीक है। तो इन चारों में से चारों सिंगर्स हैं, आपने ये बताना है कि मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो जो स्विफ्ट होगा उसी को ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है। जो टाइम का स्विफ्ट होगा, याद रखिएगा, टाइम का जो स्विफ्ट होगा उसको ये पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा, ठीक है। टाइम का जो स्विफ्ट होगा, ठीक है, टाइम का जो स्विफ्ट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा टेलर स्विफ्ट को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। टेलर स्विफ्ट हैज़ बीन नेम्ड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2023, ठीक है। तो टाइम का जो स्विफ्ट होगा, ठीक है, जिसके पास स्विफ्ट टाइम होगा या टाइम का जो स्विफ्ट होगा उसी को ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो टेलर स्विफ्ट को ये अवार्ड मिला है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु हैज़ बीन नेम्ड एथलीट ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन फॉर 2023। तो एथलीट ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड किसको मिला है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकेंड ऑप्शन है लायनल मेसी, थर्ड ऑप्शन है सेरेना विलियम्स और फोर्थ ऑप्शन है यूसेन बोल्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही डायरेक्ट सा आंसर है, लियोनेल मेसी साहब को एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किसको मिला है, एथलीट ऑफ द ईयर का, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ने देखा था टाइम का जो स्विफ्ट होगा उसको पर्सन ऑफ द ईयर होगा, और यहाँ पे जो टाइम के साथ मैच नहीं करता उसको स्पोर्ट्समैन का अवार्ड मिलेगा, ठीक है। टाइम के साथ जो मैच नहीं करता, मैच याद रखेंगे, लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। तो जो टाइम के साथ मैच नहीं करता वो एथलीट बन जाएगा, ठीक है। जो टाइम के साथ मैच नहीं करता वो एथलीट बन जाएगा, और जो टाइम के साथ स्विफ्ट रहता है वो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड उसको मिलेगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं दोनों में आपको समझ में आया होगा, दोनों ट्रिक्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज़ द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ गरबा डांस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को ने अभी कल्चरल सिग्निफिकेंस डिसाइड किया है, गरबा का रिकॉग्नाइज किया है, गरबा डांस का। तो आपको बताना है वो कौन सी कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है बेस्टो की गई है गरबा डांस पे, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है। सेकेंड ऑप्शन है इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है ये। थर्ड ऑप्शन है आर्टिस्टिक कल्चरल हेरिटेज है, या फोर्थ ऑप्शन है लिटरेरी कल्चरल हेरिटेज है गरबा, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है। इनटैंजिबल वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। टैंजिबल वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे पत्थर हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, तो ये सब टैंजिबल चीज़ें हैं, ठीक है। इनटैंजिबल क्या है, जैसे बातें हैं हम लोग की, ठीक है, बातें हैं, डांस है, ड्रामा है, मूवीज़ हैं, इनको आप छू थोड़ा नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है। तो गरबा को क्या मिला है, कल्चरल गरबा को क्या है, गरबा को आइडेंटिफिकेशन किया है, गरबा का रिकग्निशन हुआ है इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, ठीक है। तो यूनेस्को की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में गरबा को ऐड किया गया है, ठीक है। किसको ऐड किया गया है, तो गरबा को ऐड किया गया है, ठीक है। गुजरात में होता है गरबा डांस, आपको पता होगा, ठीक है। इससे पहले किसको किसको ऐड कर चुके हैं, तो इससे पहले रामलीला को ऐड किया जा चुका है इंडिया में, मतलब इंडिया की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। और कौन कौन है, तो हम लोग ने देखा रामलीला है, वैदिक चांट्स है, कुंभ मेला है
और दुर्गा पूजा है। ठीक है, इन चारों को ऑलरेडी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। और पांचवा है गरबा। ठीक है, तो याद रखिएगा गरबा जो है 5th एडिशन है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। ठीक है, 5th एडिशन है। कैसे याद रखेंगे, गरबा में 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो गरबा जो है 5th लेटर, जो 5 लेटर्स हैं, तो ये 5th एडिशन है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। ठीक है, और कौन कौन से हैं, तो रामलीला है, वैदिक चांट्स हैं, ठीक है, जो वैदिक मंत्र हम लोग उच्चारण करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, तो ये हो गए वैदिक चांट्स। कुंभ मेला आप जानते हैं, कुंभ मेला लगता है, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, ये सब मेला लगता है, प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है, ठीक है, उज्जैन में लगता है, तो ये सब। और दुर्गा पूजा जो कि बंगाल, जहाँ वेस्ट बंगाल में जो फेमस है, उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जो है इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं, गरबा, रामलीला, वैदिक चांट्स, कुंभ मेला और दुर्गा पूजा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, अगर आपको याद रखना है तो द्वार पे गरबा। ठीक है, गरबा कहाँ पे, द्वार पे। ठीक है, द्वार पे गरबा। ठीक है, द्वार पे गरबा। ठीक है, द्वार पे गरबा, ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, ठीक है, द्वार पे गरबा मेला। ठीक है, द्वार पे गरबा का मेला। ठीक है, द्वार पे है गरबा का मेला। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। द्वार से डी से याद रखिएगा दुर्गा पूजा, वी ए से याद रखिएगा वैदिक चांट, आर से याद रखिएगा रामलीला, और गरबा से याद रखिएगा गरबा, और मेला से कुंभ मेला। ठीक है, मेला से क्या याद रखेंगे, कुंभ मेला। ठीक है, तो याद रखिएगा द्वार पे गरबा मेला। ठीक है, द्वार पे गरबा का मेला। डी से दुर्गा पूजा, वी ए से वैदिक चांट, आर से क्या है, आर से रामलीला है, और गरबा से गरबा ही है, मेला से कुंभ मेला। ठीक है, तो ये सारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में है। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए ना कि कौन सा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में नहीं है, तो आपको ये ट्रिक याद रहेगी, तो आप समय से बता पाएंगे कि कौन सा जो है लिस्ट में नहीं इंक्लूड है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच इंडियन वुमेन पर्सनैलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन फोर्ब्स 2023 वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन। तो इंडिया की कुछ विमेन को पावरफुल वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन में इंक्लूड किया गया है फोर्ब्स की मैगजीन में। तो आपको बताना है वो कौन सी विमेन पर्सनालिटी नहीं है, इंडियन विमेन पर्सनालिटी, जिनको इस लिस्ट में फोर्ब्स की इंक्लूड नहीं किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है निर्मला सीतारमन जो कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है। सेकंड ऑप्शन है रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि एचसीएल की चेयरमैन है। थर्ड ऑप्शन है सोमा मंडल जो कि सेल की चेयरपर्सन है। और लास्ट ऑप्शन है किरण बेदी जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो इन चारों में से किसको इंक्लूड नहीं किया गया है फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल विमेन में, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी को इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी ये 3 जो इंडियन वुमेन पर्सनालिटीज हैं उनको इंक्लूड किया गया है, निर्मला सीतारमन जी, रोशनी नादर मल्होत्रा और सोमा मंडल। ठीक है, ठीक है साथियों, याद रखिएगा कौन कौन, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है रोशनी। ठीक है, रोशनी आप याद रखेंगे तो आप तीनों नाम याद रख पाएंगे। ठीक है, रोशनी। ठीक है, ROSHNI। ठीक है, NI से याद रखिएगा निर्मला सीतारमन जी भी हैं इसमें। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी भी हैं ये 32nd पोजीशन पे। ठीक है, SH से याद रखिएगा सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल। ठीक है, SH से याद रखिएगा सोमा मंडल, और RO से तो ही है रोशनी नादर। ठीक है, अगर आप बस रोशनी नादर नाम याद रख लेते हैं तो आप बाकी 2 नाम भी याद रख लेंगे, उनके नाम के आगे ही इनकी ट्रिक छुपी हुई है। ठीक है, NI से है निर्मला सीतारमन और SH से है सोमा मंडल। ठीक है, SH से है सोमा मंडल। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन जी को 32nd पोजीशन मिली है, HCL की रोशनी नादर मल्होत्रा को 60th, और सेल की जो चेयरपर्सन है सोमा मंडल उनको 70th। ठीक है, अब ग्लोबल पोजीशन देख लेते हैं। तो ग्लोबल पोजीशन में ग्लोबल पॉलिटिशियन है उर्सुला वॉन डियर जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, उनको नंबर 1 स्पॉट मिला है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, उर्सुला वॉन डियर लेयन जो है प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, उनको नंबर 1 स्पॉट मिला है फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल विमेन में।
ठीक है। तो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में इंडिया की कौन है, तो इंडिया की रोशनी है, ठीक है, इंडिया की रोशनी है, ठीक है, रोशनी दे रही है विमेन, ठीक है, रोशनी दे रही है विमेन। तो आर ए से क्या है, आर ओ से क्या है, आर ओ से तो रोशनी नादर मल्होत्रा है ही है। एस एच से क्या है, एस एच से है सोमा मंडल। और एन आई से क्या है साथियों, एन आई से है निर्मला सीतारमण। देखिए शुरुआत में ही एन आई है ना, तो एन आई से निर्मला सीतारमण, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज न्यू चेयर ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बाय यूके गवर्नमेंट। तो यूके गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी में किसको नया चेयर अपॉइंट किया है या सिलेक्ट किया है, आपको ये बताना है, ठीक है। कौन चेयरपर्सन होगा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी का यूके गवर्नमेंट के अनुसार, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं रमेश पटेल, सेकेंड ऑप्शन है समीर शाह, थर्ड ऑप्शन है नताशा विलियम्स और फोर्थ ऑप्शन है एड्रियान टर्नर। तो इन चारों में कौन बना है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नया चेयरपर्सन, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है समीर शाह, ठीक है। समीर शाह जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको क्या किया गया है, बीबीसी में चेयरपर्सन के पद पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा किसको, समीर शाह साहब को, ठीक है, समीर शाह साहब को, ठीक है, समीर, ठीक है, समीर शाह, ठीक है, समीर शाह, ठीक है। तो याद रखिएगा बीबीसी है ना 3 लेटर में, जो जिनको अपॉइंट किया गया है वो भी 3 लेटर के होंगे, सैम, ठीक है, सैम से याद रखिएगा समीर, ठीक है, सैम से याद रखिएगा समीर, ठीक है। तो बीबीसी में कौन है, बीबीसी में सैम है, ठीक है, बीबीसी में सैम है, सैम से समीर शाह, ठीक है। बीबीसी में कौन है, बीबीसी में कौन है, सैम, तो समीर शाह, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट पॉलिटिकल पार्टी डज लाल डोमा लीड, ठीक है। आपको अगर पता होगा तो ये आपको बिल्कुल ही पता होगा कि क्वेश्चन किस बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। व्हाट पॉलिटिकल पार्टी डज लाल डोमा लीड, ठीक है। लाल डोमा अगर आपको नहीं पता तो हम आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। तो ये मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं, जहाँ पे अभी इलेक्शंस हुए थे। तो बताइए किस पार्टी से ये जीते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है मिजोरम नेशनल पार्टी, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, थर्ड ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस और फोर्थ ऑप्शन है जोरम पीपल मूवमेंट, ठीक है। तो लाल डोमा जो है किस पार्टी से हैं और अपनी सरकार बनाएंगे मिजोरम में। तो साथियों इसका सही आंसर है जोरम पीपल मूवमेंट, ठीक है। जोरम पीपल मूवमेंट के ये जो है लीडर थे और ये इलेक्शन जीत के जो है सरकार बनाएंगे और चीफ मिनिस्टर बनेंगे मिजोरम के, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लाल डोमा जो हैं वो मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। कौन बने हैं साथियों, तो लाल डोमा बने हैं चीफ मिनिस्टर किसके, मिजोरम के, ठीक है। लाल डोमा याद रखिएगा, लाल डोमा जो है मिजोरम के चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। कौन बने हैं मिजोरम के चीफ मिनिस्टर, तो लाल डोमा, ठीक है। किस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, तो ये आते हैं जोरम पीपल मूवमेंट से, ठीक है, जोरम पीपल मूवमेंट से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा लाल डोमा जो है जोरम पीपल मूवमेंट से आते हैं, जो कि अब सरकार बनाएंगे और चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। इन्होंने कितनी सीट जीती थी, तो 27 सीट जीती थी आउट ऑफ 40 सीट्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं, 40 सीट्स हैं। डेफिनेटली ये पूछा जाना है आपसे, मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा। कल भी हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि तेलंगाना में कितनी सीट है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, यहाँ पे 40 सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी मिजोरम की कौन सी है, आइजवाल है। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है खंबापति हरिबाबू। लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितनी है, तो पे हम लोग ने देखा 40 सीट्स हैं और राज्यसभा लोकसभा में एक एक सीट है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हम लोग ने पूरी इनकी पॉलिटी भी देख ली और ये भी देख लिया नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो लाल डोमा नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के, मिजोरम के, ठीक है, मिजोरम के, ठीक है। कहाँ के बने, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर बने और किस पार्टी से आते हैं, तो जोरम पीपल मूवमेंट से, ठीक है, जोरम पीपल मूवमेंट से, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, मैच द मेघालयन प्रोडक्ट्स विद देयर रिस्पेक्टिव ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स एंड फाइंड द इनकरेक्ट। तो आपके सामने एक ऑप्शंस होंगे जिसमें आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है जीआई टैग्स जो कि मेघालय को दिया गया है अभी आज, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है लाकाडोंग टर्मरिक, मतलब लाकाडोंग टर्मरिक है। सेकेंड ऑप्शन है गारो टकमंडा मार्शल स्टिक है। थर्ड ऑप्शन है लारनाई पोट्री है और फोर्थ ऑप्शन है गारो चुबिची जो कि एल्कोहलिक बेवरेज है। तो इन सबको ना जीआई टैग्स मिला है, पर आपको बताना है कौन सा जीआई टैग गलत
मैच्ड है, मतलब कि कौन सा नहीं है, मतलब शायद लाकाडोंग टर्मरिक है या नहीं है, या गारो डार्क मंडा मार्शल स्टिक है या नहीं, लारनाई पॉटरी है कि नहीं, गारो चुबिची अल्कोहलिक बेवरेज है कि नहीं। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गारो डकमंडा। ठीक है, ये गारो डकमंडा जो है इनकी ये है ट्रेडिशनल ड्रेस। ठीक है, क्या है गारो डकमंडा, तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। ठीक है, और बाकी सब सही है। तो ठीक है, लाकाडोंग क्या है, टर्मरिक है। ठीक है, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, मेघालय की कैपिटल क्या होती है, शिलोंग। ठीक है, मेघालय कैपिटल क्या है, मेघालय कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, मेघालय कैपिटल क्या है, शिलोंग है। ठीक है, तो लौंग से याद रखेंगे लाकाडोंग। ठीक है, लाकाडोंग, और लौंग क्या है, डोंग क्या है, टर्मरिक है। ठीक है, हल्दी है। ठीक है, गारो डकमंडा क्या है, डाकमंडा क्या है, तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। ठीक है, डाकमंडा क्या है, डी से डाकमंडा और डी से ही ड्रेस। ठीक है, डी से डाकमंडा और डी से ही ड्रेस, ऐसे याद रखेगा। लारनाई क्या है, पॉटरी है। ठीक है, पॉटरी है लारनाई। ठीक है, लारनाई क्या है, पॉटरी है। ठीक है, और गारो चुबिची क्या है, तो अल्कोहलिक बेवरेज है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो बेवरेज पीने, अल्कोहलिक बेवरेज मतलब अल्कोहल पीने के बाद सब एक दूसरे की बिचिंग करते हैं ना, तो बिची। ठीक है, बिची कब बिची हो जाते हैं, अल्कोहल पीने के बाद। ठीक है, तो बिची याद रखिएगा, अल्कोहलिक बेवरेज है। ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेज है, और ये याद रख लीजिएगा, लारनाई क्या है, पॉटरी है। डार्क मंडा क्या है, डी से डार्क मंडा और डी से ही ड्रेस, और लौंग क्या है, डोंग है, वो डोंग क्या है, टर्मरिक है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी पूरी तरीके से। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड सिंगापुर बेस्टो अपॉन मीरा चांद। ठीक है, तो कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो सिंगापुर ने मीरा चांद को दिया है या मीरा चांद पे बेस्टो किया है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन नेशनल सर्विस मेडल, सेकेंड ऑप्शन है मेरिटोरियस सर्विस मेडल, थर्ड ऑप्शन है कल्चरल मेडेलियन, और फोर्थ ऑप्शन है एक्सीलेंस इन लिटरेचर अवार्ड। ठीक है, तो आपको बताना है मीरा चांद को सिंगापुर का कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, तो साथियों आपका सही आंसर है कल्चरल मेडेलियन। ठीक है, कल्चरल मेडेलियन मिला है सिंगापुर में किसको, मीरा चांद को, जो कि इंडियन ओरिजिन राइटर है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन राइटर है। ठीक है, मीरा चांद को सिंगापुर का कल्चरल मेडेलियन अवार्ड मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसको मिला है, तो मीरा चांद को मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले सी से कल्चरल मेडेलियन और सी से ही चांद। ठीक है, तो ऐसे आप एक ये याद रख लेंगे। ठीक है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, और क्या याद रखेंगे, मीरा से याद रखेंगे, मीराबाई गाना गाती थी ना, कृष्ण की भक्ति में सिंग करती थी, गाना सिंग करती थी, तो सिंगापुर का ये अवार्ड है। ठीक है, तो याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, मीराबाई क्या करती थी, याद रखिएगा यहाँ पे मीराबाई चांद। ठीक है, मीराबाई चांद, तो सिंग कौन करता था, याद रखिएगा ट्रिक बता रहे हैं आपको, सिंग कौन करता था, तो मीराबाई सिंग करती थी कृष्णा की भक्ति में, तो मीरा चांद को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, मीरा चांद को अवार्ड मिला है। ठीक है, और कौन सा अवार्ड मिला है, तो सी से चांद है और सी से ही कल्चरल मेडेलियन है, तो कल्चरल मेडेलियन का अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये राइटर है। ठीक है, राइटर है। ठीक है, लेकिन एक्सीलेंस इन लिटरेचर अवार्ड नहीं मिला है इनको, कल्चरल मेडेलियन का अवार्ड मिला है। ठीक है साथियों, एक बार फिर से ये ट्रिक देख लेते हैं, तो सिंग कौन करता है, सिंग करती हैं मीराबाई कृष्णा की भक्ति में, तो मीरा चांद को अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, सी से चांद और सी से ही कल्चरल मेडेलियन, तो कल्चरल मेडेलियन का अवार्ड मिला है। ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड शेयर किए इन दोनों लोग के साथ, आप देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हेल्ड बाय LIC एज पर S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट फॉर द ईयर 2022। ठीक है, तो LIC जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उनके पास कितना रिजर्व है एज पर S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको ये बताना है 2022 में। इसका कॉन्टेक्स्ट अभी हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है $503.7 मिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $703.7 बिलियन, थर्ड ऑप्शन है $750.20 बिलियन, और लास्ट ऑप्शन है $616.90 बिलियन। ठीक है, तो आपको बताना है कि LIC की जो टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हैं वो कितनी है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है $503.7 मिलियन। ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, क्योंकि LIC जो है ग्लोबली 4th रैंक पे आ गया है इंश्योरेंस के मामले में, इंश्योरेंस के रिजर्व्स को होल्ड करने में। ठीक है, तो ग्लोबल रैंकिंग में जो है 4th नंबर पे LIC आ गया है, इसकी वजह से यहाँ पे ये जो है अपने रिजर्व्स को लेके 4th नंबर पे आ गया है, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो है LIC जो है 4th नंबर पे आ गया है। ठीक है, आप पहले याद रखेंगे 4th नंबर पे आ गया है, और कितना रिजर्व है, तो 4th में आ गया है, और
3.7 मिलियन रिजर्व्स हैं, ठीक है। सबसे ऊपर कौन है, अलायंस एसी है जो कि जर्मनी का है। सेकंड पे है चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड पे है निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और फोर्थ में है एलआईसी, ठीक है, जिनके पास 503.7 बिलियन डॉलर्स की क्या है रिजर्व्स हैं, ठीक है। ये सॉरी बिलियन लिखा है यहाँ, बिलियन लिखा है यहाँ, बिलियन होगा, ठीक है। तो बिलियन रिजर्व्स इनके पास हैं, ठीक है। एलआईसी फोर्थ नंबर पे आ गया है, आप ये भी याद रखिएगा फोर्थ नंबर पे है, और ये भी याद रखिएगा कि कितनी रिजर्व्स हैं, तो 503 बिलियन रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो 4 के बाद आता है 5, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। 503.7 बिलियन डॉलर्स जो है होल्ड करता है रिजर्व्स में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।